नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूँ मैं आयशा। पहले हेडलाइंस। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे के कथित चोरी के बाद एक्शन में आई सरकार। सीएम ने कहा गठित समिति कर रही पूरे मामले की जांच। चढ़ावे में हेरफेर करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सीएम धामी ने किया राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में प्रतिभाग। बैंकर्स में मौजूद लोगों से की सीडी रेशियो बढ़ाने की अपील। कहा बेहतर समन्वय के साथ काम करे विभाग और बैंक। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। सचिव आपदा प्रबंधन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे में हेरफेर के बाद बीकेपी अध्यक्ष का निजी सचिव निलंबित। कांग्रेस ने जांच के लिए विपक्ष विधायकों के साथ एसआईटी गठन की मांग। बीजेपी ने दिया जवाब। खबर विस्तार में। देहरादून के वानियावाल से ऋषिकेश तक प्रस्तावित हाईवे चौड़ीकरण परियोजना को लेकर विकास और पर्यावरण के बीच बहस तेज हो गई है। सड़क को 4 और 6 लेन बनाने के लिए करीब 3000 पेड़ों के कटाना का प्रस्ताव है, जिसके स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे पर्यावरण संतुलन प्रभावित होगा। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है और जितने पेड़ काटे जाएंगे उतने अधिक संख्या में पौधा लगाए जाएंगे। अब इन परियोजना में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। देखिए, डेवलपमेंट विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड की मांग है और जितना वनों के साथ हम लोग दोस्ताना अपना व्यवहार करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विशेष रूप से वृक्षारोपण पर विशेष रूप से हर वर्ष ध्यान दिया जाता है। ये आप पिछले कई वर्षों से हम सब लोग देख रहे हैं। सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और टिहरी जैसे कम सीडी रेशियो वाले जिलों पर नाराजगी जताते हुए नियमित ऋण शिविर लगाने और पात्र लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ लेने में आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए सभी विभाग तथा बैंकों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करना होगा। देहरादून के सीमाद्वार क्षेत्र में जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रस्तावित करीब 14 करोड़ 25 लाख रुपए की नाला पुनर्निर्माण परियोजना का जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने स्थलीय निरीक्षण किया। परियोजना के तहत आरसीसी वेरल नालों का निर्माण कर जल निकासी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान डीएम ने स्थानीय सुझावों को शामिल कर डीपीआर जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। वहीं बिना अनुमति सड़क कटिंग का मामला सामने आने पर उन्होंने तत्काल कार्य रुकवाकर मशीन सीज करने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों में नियमों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साइट सिलेक्शन कमेटी में 14.25 करोड़ की एक डीपीआर में साइट सिलेक्शन कमेटी में स्पॉट इंस्पेक्शन के दौरान इस पूरे एरिया को विजिट किया गया और इसमें जो प्रोजेक्ट या जो साइट चुनी गई उसकी अप्रोप्रिएटनेस को पूरी तरीके से असर्टेन किया गया। तो इस संबंध में जब मौके पे बातचीत की गई निवासियों से या नागरिकों से, तो काफ़ी बड़े स्तर पर जल भराव या वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो वहाँ पर रहती है। तो उसी क्रम में जो बेटर सोल्यूशन हैं और स्टेक होल्डर्स के जो सजेशंस आ रहे हैं उसके बेसिस पे ऑनरेबल एमएलए मैम की अध्यक्षता में एक मीटिंग करवाते हुए स्टेक होल्डर्स के सजेशंस को भी इनकॉर्पोरेट किए जाने के लिए ऐसी इरिगेशन को मेरे द्वारा डायरेक्शंस दिए गए। मानसून के बीच देहरादून में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी है। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि नालियों की सफाई,
जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने और नदी नालों की मशीनों से नियमित सफाई का कार्य लगातार किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से नदी नालों में कचरा नहीं डालने की अपील करते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि बारिश के दौरान जल भराव की समस्या को कम किया जा सके। देखिए, जल भराव की स्थिति शहर के अंदर पैदा ना हो, इसके लिए हमने जहाँ पे नालियों का निर्माण कराया जाना आवश्यक है वहाँ पे नालियों का निर्माण हमने शुरू करवा दिया है। इसके अलावा नालियों को साफ करवाने का कार्य हमारा जो है वो भी निरंतर जारी है। इसके अलावा जो हमारी बड़ी नदियाँ हैं, नाले हैं, उनको साफ करने के लिए हमने बड़ी जेसीबी मशीनों के माध्यम से, छोटी बॉबकट मशीनों के माध्यम से उसमें जो गाद है, कचरा है, कूड़ा है और ये सबको वहाँ से हटाने का काम हमारा जारी है, जिससे कि नदियों का तल गहरा हो सके, जो पानी है निर्बाध रूप से बह सके। बद्रीनाथ धाम में दान और चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले में बद्री केदार मंदिर समिति ने अध्यक्ष के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद भी सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पूरे मामले की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच के लिए विपक्ष विधायकों को शामिल कर एसआईटी गठित करने की मांग की है। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि निलंबित कर्मचारी गणेश गोदियाल के कार्यकाल में स्थायी हुआ था। उन्होंने कहा कि सरकार मामले की निष्पक्ष जांच करा रही है और दोषियों के खिलाफ विभागीय व कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और ऐसे बहुत से सवाल हैं। मंदिर समिति में जिस प्रकार से बातें बाहर आ रही हैं, मैं समझता हूं कि बहुत ही मतलब ऐसी स्थिति है कि हमको कुछ बोलने के लिए इस पर शब्द नहीं मिल रहा। ये कैसी बात है कि लोग श्रद्धा से जो दान चढ़ाते हैं उसको लोग चोरी करने की नियत रखते हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने किसी व्यक्ति को देहरादून से उठाकर वहां भेजा अपने व्यक्तिगत सहायक के रूप में, और वो व्यक्ति गलत काम में, उनका वहां से उनके प्रकरण शुरू है और जब हम जांच करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका कार्यकाल भी उसमें सम्मिलित होगा। तो सबसे पहले तो गणेश गोदियाल जी को ही माफी मांगनी चाहिए जनता से कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अस्थायी किया जो बाद में चोर साबित हुआ और जिस पर कार्रवाई चल रही है। प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के बीच चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर किसी भी श्रद्धालु को परेशानी ना हो, इसके लिए सभी विभाग पूरी तैयार रखे। विधायक ने एसडीएम को क्षेत्र के पटवारियों से नियमित गश्त कराने और किसी भी घटना की सूचना तत्काल प्रशासन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और खराब मौसम में अनावश्यक जोखिम न लेने की अपील की। जो है भ्रमण करते रहे, तो अगर ऐसी कोई घटना पर आती है सूचना तुरंत, और कोई ऐसी कोई घटना ऐसी होती है तो जो सरकार के द्वारा जो समुचित जो सहायता प्रदान की जाए तत्काल देना चाहिए। और इस मानसून सत्र में हमको भी सभी लोगों को एक जो मानसून विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया जाता है, जो भी सूचना पुलिस है उसका अनुपालन हम सभी कर रहे हैं। देवप्रयाग से भाजपा विधायक विनोद कंडारी का भारत दर्शन कार्यक्रम इस वर्ष सितंबर में आयोजित होगा। यहां इस पहल का 10वां बैच होगा, जिसके तहत विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ गांवों के हाई स्कूल टॉपर छात्र छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाएगा। विधायक ने बताया कि इस बार बच्चों को उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। उनका कहना है कि इस पहल से विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति उत्साह बढ़ा है और वह यात्रा उनके व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत दर्शन ये कार्यक्रम मैं अपनी विधानसभा में चलाता हूँ। ये मेरी विधानसभा में एक बहुत महत्वपूर्ण मेरा ये कार्यक्रम करता हूँ और इस वर्ष हम सितंबर में इस भारत दर्शन कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और इस बार हम बच्चों को उत्तर प्रदेश लेके जा रहे हैं और ये अब तक ये हमारा 10वां जो है बैच जा रहा है और मुझे इस काम करने में बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि मैं अपने सुदूर गांव के जो हाई स्कूल के टॉपर भाई बहन हैं उनको मैं घुमाने का काम करता हूं।
लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट के बीच देहरादून पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गए हैं। संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस लगातार गश्त कर रही है और नदी नालों के आसपास रहने वाले लोग को लाउड हेलर के माध्यम से सतर्क किया जा रहा है। पुलिस लोगों से खराब मौसम में नदी नालों से दूर रहने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील कर रही है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोवाल ने बताया कि सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग के जो आगामी जो फोरकास्ट हैं उसको ध्यान में रखते हुए सभी पुलिस विभाग की जितने भी हमारे अलग अलग यूनिट्स हैं उसमें खासकर फायर यूनिट्स है, जल पुलिस है और एसडीआरएफ के साथ साथ लोकल पुलिस को भी हम लोगों ने अलर्ट में रखा है, जिसमें जो निचले इलाके हैं जहाँ पर जल भराव या नदी के निचले इलाकों में लोगों को वहाँ से दूर हटने के लिए, दूर रहने के लिए सभी को प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही लगातार मॉनिटरिंग भी इसमें की जा रही है, जिसमें अन्य जनपदों के साथ भी हम लगातार संपर्क में हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के बीच प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इस संगठन को मजबूत करने और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अहम बता रही है। वहीं भाजपा ने इस दौर को लेकर कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर निशाना साधा है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस गुटबाजी से जूझ रही है और कोई भी नेता आ जाए इसलिए इससे हालात बदलने वाला नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव नजदीक आने के साथ कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान और बढ़ेगी। देखिए, उत्तराखंड थम नहीं रहा है, कांग्रेस से नियंत्रण में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर गुटबाजी चरम पर है और सब अलग अलग मुंह किए हुए खड़े हैं और एक दूसरे को पटकने देने में लगे हुए हैं। सबने बिल्कुल तैयार होकर सब मैदान में उतरे हुए हैं। तो कांग्रेस किसी स्तर पर भी किसी को भी भेज दे, मैं नहीं समझता ये गुटबाजी थमने वाली, बल्कि और ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि जब कोई बाहर से नेता आता है, अगर उसने एक को तवज्जो दे दिया तो दूसरा उसको पटकने में लग जाता है। कांग्रेस की जो स्थितियां बनी हुई है, तो चाहे कितने भी दौरे कर ले, कांग्रेस की स्थिति सामान्य होने वाली नहीं है और चुनाव आते आते स्थिति और भयानक होनी है और भयावह होगी और कांग्रेस में किसी का नियंत्रण मुझे आज की डेट में दिखाई नहीं पड़ता। समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देहरादून के परेड ग्राउंड में 11 से 15 जुलाई तक केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत 5 दिवसीय उत्तरी क्षेत्रीय लोक संवर्धन पर्व का आयोजन होगा। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम के तत्वावधान में आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास करेंगे। आयोजक ने उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों के अल्पसंख्यक कारीगरी अपने पारंपरिक और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन और विपणन करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में पहली बार अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा लोक संवर्धन पर्व को आयोजित किया जा रहा है। 11 तारीख से 15 जुलाई के बीच में परेड ग्राउंड पर ये आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो अल्पसंख्यक समुदाय के युवा, महिला और उद्यमी हैं, उनको यहाँ प्लेटफॉर्म दिया जाता है यहाँ, और इस प्लेटफॉर्म में 18 राज्यों के उद्यमी महिलाएं और युवा यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं। 150 स्टॉल यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। साथ ही में स्थानीय लोगों की भी जो आजीविका है उसको सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्थानीय लोगों की भी यहाँ पे प्रतिभाग किया जा रहा है। उत्तराखंड के जो हमारे कलाकार है, जो मंच पे अलग अलग ये करते हैं, कार्य करते हैं, उनको भी इसमें हम लोग जोड़ रहे हैं। देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल दिखावटी कार्य हुए, जबकि शहर की मूलभूत समस्याएं अब भी बरकरार है। हाल ही बारिश के बाद जलभराव और खराब ड्रेनेज व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि कैनाल रोड समेत कई क्षेत्रों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल सौंदर्यीकरण किया गया, जबकि बुनियादी ढांचे और जल निकासी व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। सिटी आप देखिए, जिसको 4 साल पहले अनाउंस कर दिया था कि ये स्मार्ट सिटी है, आपको किस एंगल से देहरादून स्मार्ट सिटी नजर आती है?
सड़कें हैं या गड्ढे लोगों को पता नहीं चलता। 2 दिन पहले जब बारिश हुई थी, कैनाल रोड जिसे आप पॉश एरिया में मानते हैं, ईसी रोड जिसे आप पॉश एरिया में मानते हैं, वहाँ लोगों के घरों तक पानी थे। लोग नदियों में चल रहे हैं या सड़कों पे चल रहे हैं, उन्हें पता नहीं था। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश किए हैं। आज भी कई जनपदों में भारी बारिश का लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट प्रभावी है और कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी जिलों को राहत एवं बचाव दल तैयार रखने, संवेदनशील क्षेत्र की निगरानी बढ़ाने तथा नदी नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और केवल आधिकारिक मौसम संबंधी सूचनाओं का पालन करने की अपील की गई है। अगले 10 दिन में उत्तराखंड के कई जनपदों में भारी से भारी बारिश की संभावना है। इसको देखते हुए सभी जनपदों को अलर्ट जारी किया गया है। सभी को सावधान रहने के लिए कहा गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट सब लोगों से करना चाहूँगा कि जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं वह सचेत ऐप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में। सचेत ऐप भारत सरकार द्वारा एनडीएमए द्वारा विकसित पूरी तरह से सुरक्षित ऐप है। अगर सचेत ऐप आपके पास रहेगा तो आप देश में किसी भी भूभाग में रहेंगे, आपको मौसम के बारे में समय समय पर अलर्ट मिलता रहेगा और आप जितनी सावधानी जिस तरह से कार्रवाई करनी है सावधानी बरत सकते हैं, अपना जीवन सुरक्षित कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत के उप प्रधान चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के सभी जनपद में 15 जुलाई को मतदान कराया जाएगा। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नामांकन प्रक्रिया 15 जुलाई को पूरी होगी। इसके बाद जांच, नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन की कार्रवाई होगी। मतदान दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक कराया जाएगा, जबकि शाम 4 बजे से मतगणना शुरू कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। मणिपुर के उखरुल जिले में संदिग्ध उग्रवादियों के आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के वीर सपूत वारंट अफसर बलवंत सिंह खेतवाल को गुरुवार को लालकुआं में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनका पार्थिव शरीर जैसे ही आवास पहुंचा, पूरा क्षेत्र भारत माता की जय और शहीद बलवंत सिंह अमर रहे के नारों से गूंज उठा। सेना, पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद चित्रशिला घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। असम राइफल्स की 40वीं बटालियन में तैनात बलवंत सिंह खेतवाल मणिपुर में काफिले पर हुए आतंकी हमले में वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी शहादत से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है और लोगों ने उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। वानियावाल ऋषिकेश 4 लेन सड़क परियोजना के तहत बड़े पैमाने पर पेड़ों के कटाने को लेकर स्थानीय युवाओं और सामाजिक संगठन में विरोध तेज हो गया है। परियोजना के लिए करीब 3296 पेड़ों को हटाया जाना प्रस्तावित है, जिनमें से केवल 7000 पेड़ों को ट्रांसप्लांट की योजना है, जबकि शेष पेड़ों की कटाई की जा रही है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठन हिमाद्री फाउंडेशन ने मौके पर प्रदर्शन कर सरकार और संबंधित विभाग से पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन इसके लिए उत्तराखंड की हरित संपदा को नुकसान नहीं पहुंचाना जाना चाहिए। उनका कहना है कि जब तक पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक उनका शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा। आज जो हमारा प्रोटेस्ट है वो 7 मोड़ पे है, जिसका प्रोजेक्ट आया है हाईवे एक्सपेंशन का, जिसके अंदर 3200 पेड़ कटना है और 700 समथिंग रिलोकेट होना है। सो ये वाला जो हाईवे है इसमें कभी भी इतनी भी इशू नहीं रही है, ट्रैफिक जाम का नहीं रहा है या किसी भी चीज का ऐसा कोई इशू नहीं आया जिसकी वजह से इसको इतना एक्सपेंड किया जाए। और सेकेंडली एक बहुत ही ज्यादा एक्टिव वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जिसके चक्कर में हमारे एनिमल्स, हमारे एलिफेंट्स, डियर्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा।
न्यूनतम 18,000 रुपये मासिक वेतन और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता संगठन की थराली, देवाल और नारायणबगड़ इकाइयों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं ने थराली देवाल तिराहे से तहसील परिसर तक रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लंबे समय से उनका मांगों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पुरोहित थराली ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्षा, यहाँ पे हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। हम सरकार से ये गुजारिश करने आए हैं, 21 सालों से हम काम कर रहे हैं, नॉन आशा से हम लगे हुए हैं, अभी तक सरकार ने हमारी पीड़ा नहीं समझी, जिसलिए हमको आक्रोशित होकर के अपने जिला मुख्यालय पे भी धरना आज हमने करना था, लेकिन बारिश के कारण से हम यहाँ पे अपना तहसील प्रशासन के माध्यम से हम अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे, जिससे कि वो थोड़ा जाग जाएंगे, वो हमारी पीड़ा को समझेंगे। तो हमारी कुछ मांगे हैं जो हमारी आशा बहनों से है और हम लोग अपनी मांगे चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें सरकारी घोषित किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमें एक फिक्स मांग दे दिया जाए, जिसपे हम विधानसभा चुनाव से पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा में आ गया है। कोटद्वार में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने इस मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कई बार ऋषिकेश क्षेत्र के दौरे पर आए, लेकिन अंकिता भंडारी प्रकरण पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की। नेगी ने आरोप लगाया कि इस मामले में निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित होना चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनसे इस बयान के बाद एक बार फिर यह मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। वो ऋषिकेश के इर्द गिर्द कई बार आ चुके हैं। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री है और हम सम्मान भी करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब इस पूरे उत्तराखंड के अस्मिता गांव पर और ये माना जा रहा था कि यहाँ पर जो गतिविधियां हैं रूलिंग पार्टी के ही सदस्यों के द्वारा अंकिता भंडारी का कत्ल किया गया, हत्या की गई और उसको गंगा नहर में डाल दिया गया। उत्तराखंड लाइव को यहीं रखती हूँ। नमस्कार।